चलो सीधे लाइन टू लाइन चले आज। ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, यानी ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल है क्या? तो एट प्रेजेंट ई कॉमर्स मॉडल को डिफाइन करने का तरीका अकॉर्डिंग टू द यूसेज, कौन यूज कर रहा है। फॉर्म बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, खरीदने वाला भी बिजनेसमैन, बेचने वाला तो बिजनेसमैन नॉर्मली होता है। बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर। बी टू जी, बिजनेस टू गवर्नमेंट, यानी बेचने वाला जो बंदा है वो बिजनेस है, खरीदने वाला गवर्नमेंट। एंड फाइनली मोबाइल कॉमर्स, मोबाइल के थ्रू भी लोगों को बेचा जा रहा है। कॉन्टेम्पररी ई कॉमर्स कैब classified into the following category. First category में the type of goods sold, क्या बेच रहे हो। तो आजकल गुड्स के साथ साथ डिजिटल कंटेंट एक बहुत आसान तरीका है। अपने जमाने में वो ऑडियो रिकॉर्ड के बहुत सारे बिकते हुए दुकान देखे थे मैंने। आजकल सारे दुकान बंद हो गए। ऑडियो कैसेट, मूवी का कैसेट, लेकिन कहानी ऐसा हो गया कि सब चीजें डिजिटल होने के कारण वो सारे दुकान बंद। बिकॉज ऑनलाइन वो ज्यादा बेहतर, वो मूवी, सॉन्ग, सीरियल या टीवी प्रोग्राम। तो एक तो है डिजिटल कंटेंट, बिकने को गुड्स भी बिक रहा है, सामान जो फिजिकली आपके पास आता है। और एक है कि उन्हीं के सर्वर में है, आप वहीं देखे और वहीं खत्म भी हो गया। वो ज्यादा बेहतर रहा, क्योंकि पायरेसी को कंट्रोल तो बोलना गलत है। पहले कैसेट्स को लोग पायरेसी करते थे, आजकल उस डिजिटल कंटेंट को भी पायरेसी कर रहे हैं। सेकेंड कैटेगरी मतलब एक गुड्स पे है, तो यहाँ आधा हिस्सा ही है। एक है डिजिटल, मतलब दो पार्ट रहा, एक तो गुड्स का बिकना और एक व्हाट, डिजिटल कंटेंट का बिकना। और एक है कि सर्विस देने के लिए बंदा आ जाता है, जैसे अर्बन क्रैप, एसी सर्विसिंग कराने के लिए भी हम लोग ऑनलाइन दे रहे हैं, और वो आपके घर पे या ऑफिस में आके उसे ठीक करके जा रहा है। तो गुड्स, सर्विस एंड डिजिटल कंटेंट एक तरह से बोलोगे तो। सेकेंड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑन द बोथ साइड, मतलब ई कॉमर्स के मॉडल को उसने डिफाइन करने की बात की कि किस आधार पे उसे क्लासिफाई करे। नेक्स्ट, ई कॉमर्स का जो फीचर्स था वो तो बताई थे। ई बिजनेस पहले क्लास में बात थी, पूरे बिजनेस को ऑनलाइन करना। नेक्स्ट चले आओ, एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। आखिर ई कॉमर्स का फायदा क्या है। फायदे की कहानी में उसने पहले कहा ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फायदा। पहले तो कॉस्ट बहुत कम कर देता है, क्योंकि एक दुकान खोलोगे तो प्राइम लोकेशन पे दुकान लेना पड़ेगा, उसका इंटीरियर बहुत बेहतर करना पड़ता है, एम्प्लॉय उसे मैनेज करने के लिए रखने पड़ते हैं, सेल्समैन या ये। ऑनलाइन यदि ई कॉमर्स में हो तो प्राइम लोकेशन पे कुछ भी लेना जरूरी नहीं, इंटीरियर कैसा भी हो चलेगा,
इंटीरियर पे बहुत जरूरत ही नहीं है खर्च करने का। सेल्समैन इफिशिएंट रखना भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर चुके हो। हाँ, तो सिर्फ उसे पैकेजिंग करके डिलीवर्ड करना है। डिजिटल कंटेंट वाले में तो और भी कम। डिजिटल कंटेंट वाले में तो बस कहीं स्टोर कर दिए हुए, और एक प्रोग्रामिंग के द्वारा ना तो कोई फिजिकल प्लेस चाहिए, इंटीरियर तो जरूरत ही नहीं है, ना कोई सेल्समैन चाहिए। इसीलिए डिजिटल कंटेंट वाले पार्ट सारे चले गए। मैनेज पेपरलेस इंफॉर्मेशन, कागज का रोल ही खत्म कर दिया गया। ई कॉमर्स में पेपर की कोई जरूरत ही नहीं है। मेक फास्टर एंड मोर इफिशिएंट, ऑब्वियसली। हाँ, एक गुड्स के मामले में आपके यहाँ डिलीवरी होने में टाइम लग रहा है, वो भी वो लोग आजकल आधे घंटे तक ले आए। पहले कहाँ 7-10 दिन होता था। धीरे धीरे वो इतने इफिशिएंट हुए कि दे एडवर्टीजमेंट में पब्लिश करते हैं कि भाई आधे घंटे में आ जाएंगे। पहले पहले इंस्टेंट भी नहीं आया, उस दुकान तक पहुंचाने में तो लगता ही था समय। थर्ड पॉइंट होगा बेसिकली ये एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यानी पहले दुकान है तो एक पर्टिकुलर प्लेस में है, बट जब ई कॉमर्स पे गए तो पूरी दुनिया के कस्टमर आपसे खरीद सकते हैं। तो ये एक्सपेंशन एक फायदा, यानी एक तरह से नेशनल इंटरनेशनल, और बिना ज्यादा पैसा लगाए इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सारे फायदे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के यदि फायदे की बात करोगे तो ये था, थोड़ा एडिट कर लो। ग्लोबल भी, हाँ, क्योंकि आप तो कहीं भी बेच सकते हो ना, आप उसे कहीं भी बेच सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदे की बात करोगे तो वो रहा। आगे चला, नेक्स्ट, बेनिफिट टू द कस्टमर। लिख लो, एडवांटेजेस टू कस्टमर। सबसे बड़ी बात, ई कॉमर्स 24/7 चलता है। ये नहीं कि रात को 2 बजे नहीं जा सकते हो, कभी भी आप ऑर्डर कर सकते हो, कोई छुट्टी की कहानी नहीं। सामने वाले, हाँ, जो लोग वहां काम करते हैं उनका एक टाइमिंग होता है, वो लोग हो सके तो उस वेयर हाउस में सुबह 8 बजे आए हो, तो आपके सारे रात का जो ऑर्डर है वो सुबह आके देख लेंगे। तो जरूरी तो नहीं है कि उनको उस समय रहना पड़ेगा वहां। तो हम लोग तो 24/7 चले गए, कहीं से भी, कोई भी लोकेशन से। टू मेक श्योर अबाउट द प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा पॉइंट बहुत हद तक सही नहीं लगता है, कुछ गलत बाय सेलर के कारण। क्योंकि जो हम लोग प्रोडक्ट देख रहे हैं वहां सारा डिटेल उसका दिया रहता है, क्या है, ऑप्शन क्या है, आप कुछ भी देख सकते हो। तो आपको मालूम है कि ये प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन फिजिकल में तो वो और भी बेहतर था, हाथों में था। लेकिन हाथों में था तो वो आपको खुद समझना होता था, क्योंकि जो उस पैकेजिंग पे था वही आपको मिलता है। बट जब आप ऑनलाइन ई कॉमर्स में खरीद रहे हो तो उस इंफॉर्मेशन को बहुत और डिटेल में भी कभी कभी वो क्या है, दे रहे हैं। तो वो एक पार्ट है कि
ए कस्टमर कैन पुट रिव्यू कमेंट। चलिए यहाँ उसने ये भी कहा जो लोग खरीदे हैं उनका रिव्यू भी उनके साथ क्या है, रहता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है। तो ये वाला थोड़ा फीचर्स बोलोगे तो फिजिकल में नहीं था। आप खुद खरीद रहे हो तो आप ही जानते हो, वहां तो और लोग नहीं है बताने के लिए कि जो लोग खरीदे थे उनका एक्सपीरियंस कैसा है। तो उस सेंस में कहना कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में श्योर हो सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड हम मान के चल रहे हैं कि सेलर वही हमें भेज रहा है। नेक्स्ट चला एडवांटेजेस टू सोसाइटी। सबसे बड़ी बात रूरल एरियाज में भी ये चीजें अभी के आज की तारीख में चली गई। पहले गांव वालों का कंप्लेन था कि भाई सब कुछ तो बेहतर शहरों में ही मिलता है, बड़े बड़े दुकान तो सिर्फ शहरों में होते हैं। गांव वालों को लगता था कि पैसा हम दे रहे हैं लेकिन हम अवेलेबल नहीं हो रहे। बट आज की तारीख में वहां तक भी हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ, बहुत इंटीरियर में थोड़ा वो टाइम लेते हैं, लेकिन समय के साथ साथ जैसे ऑर्डर बढ़ता जाएगा वो आपको बहुत रिमोट एरिया तक भी क्या करेंगे, पहुंचा देंगे। और जो डिजिटल कंटेंट वाला हिस्सा है वो तो वैसे भी पहुंच जा रहा है। इसीलिए हम लोगों से ज्यादा रील तो गांव वाले बना रहे हैं, वो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में। पर अजीब अजीब रील, कल एक बंदे को देखा वो डेड बॉडी वाला रील बना रहा था, चार उसको लेके जा रहे थे, भोजपुरी में रील था। एक बंदे को सुला के ले जा रहा है, वो उस पे भी कंटेंट बढ़िया लिख रहे हैं। चला हेल्प्स गवर्नमेंट टू डिलीवर पब्लिक सर्विसेज। सोसाइटी के लिए फायदा ये है कि सरकार भी आजकल अपने सर्विसेज को डिजिटली बोल सकते हो तो ई कॉमर्स के द्वारा डिलीवर कर पा रही है, बहुत सस्ते कॉस्ट पे और बहुत इफिशिएंट वे में। आपको प्रॉपर्टी का टैक्स जमा करना है, आसानी से घर बैठे दे दो। यानी गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है, इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना है वो भी आसानी से दे दो। नेक्स्ट चला प्राइस रिडक्शन। ऑब्वियसली जब कॉस्ट कम हुआ तो सोसाइटी को फायदा ये हुआ कि उस सामान की कीमत भी क्या हो गई, घट गई। तभी तो वो बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी क्या करते हैं, ऑफर कर देते हैं। और हम लोग ऑनलाइन इसलिए भी लेते हैं क्योंकि हमें कभी लगता है कि दुकान में ज्यादा प्राइस है फिजिकली। अब वो अलग बात है कि शुरुआती दौर में जो गंदा पार्ट इनका था, ये लोग हेवी डिस्काउंट देते हैं। अब 1 रुपया में 1 किलो चीनी, बट ये रेगुलर तो नहीं देते हैं। एक प्रेडेटरी प्राइसिंग जिसको कहते हैं कि एक लालच देना अपने यहाँ वेब पे लाने के लिए। तो ये था एडवांटेजेस ऑफ व्हाट, ई कॉमर्स, तीनों के नजरिए से। डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, नुकसान क्या है। एक तो टेक्निकल नुकसान के लिए बात कर रहे हैं, मतलब अब ये ई कॉमर्स जो हमें बहुत कंफर्टेबल दिख रहा है, दोनों चीज उसके लिए चाहिए, एक हार्डवेयर और दूसरा व्हाट, सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी। तो ये एक प्रॉब्लम है कि बहुतों का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग। अब एक ई कॉमर्स ऐप डेवलपर का टेंशन ये है कि एंड्रॉयड के लिए एक ऐप उसे बनाना पड़ता है, तो आईओएस के लिए अलग से बनाना पड़ता है, क्योंकि दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अलग है। तो एक ही नहीं, उसको दो दो बार मेंटेन करना पड़ता है, उसे इंटीग्रेट भी करना है। दूसरा एक है वो लैक ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी। अब ऑनलाइन है तो बहुत सारा सिक्योरिटी इशू भी है।
आपसे रिलेटेड सारे प्राइवेसी इंफॉर्मेशन यानी आपकी प्राइवेसी उनके पास जाता है, और कभी कभार वो उसका गलत यूज भी क्या है कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने यहाँ उतना बड़ा डिसिप्लिन, बड़ी कंपनियां जो है वो करती हैं, वहां भी कभी कभी लीकेज हो जाता है। यही कारण है कि हम लोग अननोन ऐप या वेबसाइट से सामान नहीं खरीदते हैं, क्योंकि वो आपके, मान लो कि आप पेमेंट के लिए जो यूज कर रहे हो सिस्टम, तो वो वहां से आपका डेटा ले लेते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है सिक्योरिटी का, ये सिस्टम उनका कितना सिक्योर्ड है। नॉन टेक्निकल, अब ये नॉन टेक्निकल में थोड़ा सा ये पार्ट है कि कभी कभी कहते हैं कि हम लोग ऊपर कहते थे कॉस्ट बहुत कम लगता है, बट वो जो इनिशियल सेटअप है ना, यानी यदि हम एक ऐप बना के पूरा कुछ करें तो उस समय तो वो 10-20 लाख लगेगा। यानी शुरुआती दौर में यदि बोलोगे, यदि खुद का इन हाउस बनाने जा रहे हो तो वो तो बहुत महंगा पड़ता भाई। या उसके कारण देयर कुड बी डिले इन लॉन्चिंग द ई कॉमर्स ड्यू टू मिस्टेक और लैक ऑफ व्हाट। आप भी जानते हो वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर में बग अराइज हो जाते हैं। हमें लगता है कि वो आसान काम है ना, जब एक कोडिंग या सॉफ्टवेयर की जब कोडिंग होती है, जब एप्लीकेशन होता है, बहुत सारे इश्यूज में अराइज होते हैं, उनको भी केयर करना पड़ता है, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं, वहां उनके पास कुछ अलग इंफॉर्मेशन आ रहा है। एक हमारे ख्याल से वेब सीरीज देखा होगा क्यूबिकल्स बोल के। क्यूबिकल यानी एक ऑफिस के क्यूबिकल के अंदर वो एम्प्लॉय रिलेटेड एक वेब सीरीज देखा था। उसमें खासकर एक टेक्नोलॉजी कंपनी का ही पार्ट उसने लिया था, और एक घटना उसमें थी कि वो कोडिंग कर रहा था, कुछ ऐसा, कुछ जैसे बिखर रहा है कि कोडिंग फट रहा है, ऐसा कुछ उनका एक सीन था, क्रिएट कर रहा था कि कोड किया हो बट वो बिखर गया, चीजें उसमें डिस्ट्रॉयड हो गई। यानी वो हमें लगता है कि वो आसान है ना, वहां बहुत सारे इशू हैं उस प्रोग्रामिंग को करने का। तो एक तो वो कॉस्ट की बात कर रहे थे, अब ये थोड़ा पॉइंट कॉस्ट के साथ तो मैच नहीं कर रहा है कि देयर कुड बी डिले इन लॉन्चिंग द व्हाट ई कॉमर्स एप्लीकेशन ड्यू टू मिस्टेक और व्हाट लैक ऑफ सिक्योरिटी। वो एक अलग पॉइंट बोलना ज्यादा बेहतर। नेक्स्ट चला ट्रेडिंग विथ अननोन फेस और सेलर। ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि एक जाना पहचाना चेहरा और एक अनजान लोगों से आप ट्रेड कर रहे हो। अब जब अनजान लोगों से ट्रेड कर रहे हो, फेसलेस है, पता नहीं कौन है बंदा, विश्वासी है या नहीं है, और इसीलिए इस मिसट्रस्ट के कारण ही बहुत लोग ऑनलाइन नहीं भी लेते हैं, बिकॉज अपने लोकल एरिया में बहुत लोगों से उनका एक फैमिलियर रिलेशन भी है। तो यूजर फिजिकल स्टोर्स में बोलोगे, वो फिजिकल से ऑनलाइन जाने में ये थोड़ा सोचता है। तीसरा है पर्सनल टच, वो तो है ही है, एक ह्यूमन बीइंग है, और एक टच और फील, एक प्रोडक्ट को हाथ में लेके देखना एक एहसास है। ऑनलाइन हम लोग बहुत समय, ठीक है, अब हैबिट लग गया हम लोगों को, बट एक हाथों में देख करके लेना और एक ऑनलाइन ऑर्डर दे के आने के बाद उनकी पॉलिसी है कि ठीक है आप रिटर्न कर दो, बट हमें लगता है कि ना, हाथ में लेके लेना वो बहुत बेहतर वाला पार्ट है। तो एक फिजिकल टच नहीं मिलता आपको ऑनलाइन में। एंड अनश्योर अबाउट क्वालिटी, बहुत समय हम लोग अननोन ब्रांड और चीजों को भी प्राइस के कारण ऑर्डर देते हैं, अपने को नहीं मालूम कि उसकी क्वालिटी क्या होगी। ऑनलाइन में बहुत लोग डुप्लीकेट वाला पार्ट भी बेच देते हैं।
अमेजन नहीं चाहता है, लेकिन अमेजन में लोग जो सेलर लिस्टेड है वो कभी कभी गलत कर रहे हैं। अमेजन को क्या पता, सेलर तो अपना सामान पैक करके अमेजन के डिलीवरी बॉय को दे दिया। हाँ, अमेजन का कहना है कि तुम्हारे बारे में यदि बहुत कुछ कमेंट गलत आया तो वो सेलर को बार्ड कर देता है, डिलिस्टेड कर देता है, बोलता है कि आप हमारे साइट से प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे यदि उस बंदे के नाम पे बहुत सारा कंप्लेन आया तो, उस सेलर के नाम पे। तो ये था डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हाट, ई कॉमर्स। इसीलिए चीजें रह जाएंगी, ऐसा नहीं कि एक के आने से दूसरा खत्म हो जाएगा। ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स के बीच अंतर एमसीक्यू के नजरिए से सोच लेना कि ई बिजनेस में सब कुछ आ गया, ई कॉमर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है, बाइंग एंड सेलिंग। अब साइनोनिम्स वर्ड्स की तरह हम लोग यूज कर लेते हैं, एग्जैक्टली सेम मीनिंग बोलना थोड़ा गलत हो जाता है। अब ई कॉमर्स बोलने से लोग बिजनेस भी समझ ही लेते हैं। तो बाइंग सेलिंग के अलावा मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक, एजुकेटिंग द कस्टमर, यानी ई बिजनेस इज द टोटल सिस्टम। And here it is only what? Buying and selling. It involves the processes and cultures of an online business enterprise. अब पूरा सिस्टम है तो पूरा उसका प्रोसेस और कल्चर है, यानी एम्प्लॉय रिलेटेड सभी चीजें वहां भी है। यहाँ तो सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट, क्योंकि बेचना खरीदना है सिर्फ। ई बिजनेस में मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों चीजें हैं, बट ई कॉमर्स में तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मॉनेटरी वाला पार्ट है। ई बिजनेस एक ब्रॉडर पार्ट है, बड़ा पहलू है। ऑब्वियसली ई कॉमर्स इज ए पार्ट ऑफ ई बिजनेस, एंड ई बिजनेस बेसिकली बी टू बी वाला पार्ट रहा, उनका कहना है। बट बी टू सी यानी यहाँ कस्टमर यानी कंज्यूमर को बेच रहे हैं। अब ये कुछ बातें कुछ अजीब अजीब लगती भी हैं, क्योंकि ई कॉमर्स में तो दोनों आ गया, तो ऐसी चीजों को एक तरह से इग्नोर कर ही लेना। नेक्स्ट चला कि कौन सी कंपनियां हैं, तो मतलब नहीं है, मुझे लगता है कि इन चीजों को भी हटा दो। बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा ध्यान रखना कि ई बिजनेस इज अ वाइडर एस्पेक्ट एंड ई कॉमर्स इज अ व्हाट, स्मॉलर। बोलिए अमृता जी, प्यारी क्या सर, है? बोलो। इसमें सर कॉमर्स में तो कॉमर्स टर्म ज्यादा बड़ा है ना, तो यहाँ उल्टा नहीं हो रहा? उल्टा तो हो रहा है, लेकिन जो नोट्स या बुक्स वाले कहानी में है, कॉमर्स और ऐसे तो बिजनेस कॉमर्स साइनोनिम्स पार्ट है, तो हम लोग कभी कहते हैं कि बिजनेस इज ए पार्ट ऑफ व्हाट, कॉमर्स। बट यहाँ तो उल्टा हो ही रहा है। यहाँ बिजनेस की बात जब वो कर रहे हैं तो बोल रहे हैं सारी हरकतों को ऑनलाइन डाल देना सिस्टम पे, तो नो डाउट रिवर्स तो हो रहा है। यदि आप कॉमर्शियल अकाउंटिंग के उस नजरिए से चले तो। अब ये हिम्मत तो मुझ में भी नहीं हो रही है कि मैं उन दोनों की डेफिनेशन को चेंज कर दूं, ई कॉमर्स और ई बिजनेस। लेकिन मैंने अभी कहा ना, बस पता नहीं ऑथर्स ने ये क्या सोच के क्रिएट किया, ले दे के तो ये भी वही यहाँ, ये तो हम लोग भी जानते हैं, यहाँ सिर्फ ई कॉमर्स बोलने से ऑनलाइन खरीदने बेचने वाला पार्ट है, ये तो हम लोग भी कॉमन परसेप्शन क्या है जानते ही हैं। लेकिन ई बिजनेस, अब ई बिजनेस उस सेंस में तो रहा है कि पूरे बिजनेस को आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिकली संभाल रहे हो। तो ये शब्दों के यूज से भी वो रहा कि वो मीनिंग यहाँ उल्टा हो गया है। तो उल्टा है, लेकिन
रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हुए वो हो गया। बिजनेस मॉडल ऊपर में ही बात आई थी, बट इतना तो समझ में आ गया था। बिजनेस मॉडल में प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट जब पढ़ रहे थे तो कुछ चीजें वहां थी। तो एक था कि प्रोडक्ट यानी गुड्स है, सर्विस है, या फिर व्हाट, डिजिटल कंटेंट है। डिजिटल कंटेंट है क्योंकि चीजें अलग अलग है। अब डिजिटल कंटेंट भी एक तरह से किसका पार्ट था? सर्विस का ही पार्ट है। तो बिजनेस मॉडल को एक वो डिफाइन कर रहे थे किसके आधार पे? प्रोडक्ट के आधार पे। और दूसरा डिफाइन कर रहे थे वो जो पार्टिसिपेंट है, बायर एंड सेलर, उसके आधार पे। तो ज्यादातर डिस्कशन तो वो पार्टिसिपेंट पे करते हैं कि एक बिजनेसमैन और दूसरा कौन? कंज्यूमर। अब इसमें भी देख दो, B2C कॉमर्स में, B2C में जो उसका कहना था, डायरेक्ट सेलर। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो कुछ नाम है थोड़ा सा भूल जाना, आज की तारीख में तुझे भी मालूम है। डायरेक्ट सेलर का मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वही डायरेक्टली तुमको क्या कर रहा है? बेच रहा है। नेचुरली बीच के सारे प्लेयर उड़ गए सस्ता में। और उस मैन्युफैक्चरर के लिए फायदा क्या था? पहले मिनिमम 2 लोग कंज्यूमर के बीच तो होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक कौन, और दूसरा रिटेलर, और कहीं कहीं तो एक और बंदा होता है, होलसेलर। कहीं कहीं एक और बंदा होता है, होलसेलर। तो मिनिमम ये जो 3 लोग यदि उड़ गए, यानी 100 रुपए का यदि सामान आपको मिल रहा है, वो 20-25 रुपया तो ये लोग भी ले लेते थे भाई। या कहीं कहीं पे तो 50 रुपया इनको ही मिल जाता था। तुम्हें भी मालूम है कि एक फ्रूट वाला, फल या सब्जी वाला में मैन्युफैक्चरर कौन? फार्मर। और आप कौन? कंज्यूमर। और एज यू नो कि फार्मर से जीत सीधे यदि आपको मिले तो तुम्हें भी मालूम है कि बीच में 50 रुपया तो वो लोग ले लेते थे भाई, दुकान वाले, या बहुत समय। यानी 10-20 से 50 रुपया तक तो कोई कोई प्रोडक्ट में चला ही जाता है। अब यदि फार्मर भी हमारे यहाँ का बहुत बेहतर हो जाए, डिजिटल वाला, और मान ले कि तूने एक ऐसा ऐप बनाया कि फार्मर को ही कनेक्ट कर लिया कुछ और उसे सिखा दिया, तो अगला बस ग्रो करके पैक करके क्या करेगा? रख देगा। और सीधे तुमको वो आधे दाम तक भी मिल सकता है और फार्मर को भी क्या होगा? फायदा होगा। अब कुछ लोग चाहे तो जोड़ सकते हैं उसे। अभी तक इस दिशा में बड़े बड़े फार्मर तो ऐसा करते भी हैं। उनको लगता है बीच के मिडिलमैन का रोल ही क्या करो, हटा दे भाई। उसको लगता था कि हम लोग उसे आड़ती कहते हैं, जो फार्मर किसी आड़त में लेके गया, वहां से एक होलसेलर वाला खरीद के लाता है, फिर एक रिटेलर वाला खरीदता है, बीच में बहुत लोग आ गए भाई। तो यदि डायरेक्ट सेलर है, यानी B2C में एक जो सेलर है वो है कौन? मैन्युफैक्चरर। वो जो बोट वाला आपको बताता है कि वो D2C है, उसको हम लोग B2C में ही एक नई कैटेगरी बोलते हैं, व्हाट? D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर।
डायरेक्ट टू कस्टमर। और इसीलिए वो जो अमेजन एक मीडियम तो था, बट अमेजन में वो जो बेचने वाला बंदा वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है। और यही कारण है कि जो परंपरागत कंपनियां थी, जैसे कि हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट लेते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोडक्ट लेते हैं, अब डेटॉल ब्रांड है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले, यानी कुछ कंपनियां हैं जिनका आप डेली यूज में बहुत सारा एफएमसीजी देख, नेस्ले, फॉर्चून, पतंजलि, आईटीसी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोलगेट, रैकेट एंड कॉलमन, डाबर, गोदरेज, अमूल, मैरिको, ब्रिटानिया, एवरेस्ट स्पाइस। अब ये जो सारे तेरी कंपनियां हैं, अब इन कंपनियों से आप ज्यादातर सामान क्या करते हो, खरीदते हो। अब ये गणेश वनेश तो चल बीच के रोल हो गए, तो ये जो सामान आपको बेच रहे हैं, मतलब ये पहले आपको जो बेच रहे थे, इनका कहानी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर। एक हर एक एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फैक्ट्री से सीधे सामान किसके पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। और डिस्ट्रीब्यूटर से सामान किसके पास जाता है, रिटेलर के पास, क्योंकि उसके लोग मार्केट मार्केट घूम घूम के बेचते हैं, और रिटेलर से हम लोग कंज्यूमर ले रहे हैं। बट कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा बाजार के होलसेलर को भी बेच देता है, कुछ लोग बल्क में खरीदते हैं, और रिटेलर उनसे भी जाके क्या करता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर कभी कभी जाता ही नहीं है रिटेलर के पास। तो ये जो नेटवर्क चलता है, अब होता क्या है ना कि ये जो जितनी कंपनियों का मैंने नाम लिया, सब लोग थोड़े से अभी कॉन्शियस हो गए, क्योंकि कुछ कंपनियां डायरेक्ट बेचना चालू कर दी ई कॉमर्स के द्वारा, और नेचुरली उनका कॉस्ट क्या आया, कम आया। तो इन बड़ी कंपनियों का सरदर्द हो गया कि भाई हमारा तो मार्केट शेयर कम हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग तो उस परंपरागत चैनल से बेच रहे हैं, और नेचुरली वहां पे वो कॉस्ट क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो अब वो जो बीच में बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व होते थे ना, मुझे तो लगता है कि ऐसा ना हो ई कॉमर्स के कारण 10-20 साल में इन लोगों का रोल ही खत्म हो जाएगा, या बहुत मिनिमम रह जाएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी के द्वारा हिंदुस्तान यूनिलीवर को लगेगा कि चल भाई, हम भी अमेजन की तरह एक हाईवे में स्टोर क्या करें, हम भी हाईवे में एक अमेजन की तरह स्टोर ले लें, और हम भी ऑनलाइन डिलीवर जो ऑर्डर है डायरेक्ट कस्टमर को क्या करें, सप्लाई कर दें, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। हाँ, बहुत सारे रिस्क में है, क्योंकि लोकल लोकल जो दुकान है वो बहुत समझ हद तक खुद सेल भी करता है, तो ये कुछ इशू रहेंगे। तो एक रहा व्हाट, डायरेक्ट सेलर, दूसरा इंटरमीडियरी, यानी बीच में कोई और है, बीच में कोई और है, दीज गो बिटवीन पुट बायर एंड सेलर। अब बहुत समय होलसेलर वाला क्या करता है, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से खरीद के बेच रहा है, तो एक साइड ट्रिवागो, वो जो मान ले मेक माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप क्या है, इंटरमीडिएरी है। कैसे, एक ट्रैवल की सबसे बड़ी कंपनी अपने इंडिया में कौन, मेक माई ट्रिप, नाम भी अजीब है, ट्रिवागो ट्रैवल से करके। अब वो लोग मेक माई ट्रिप तो तुम्हारा एयरलाइंस का टिकट भी है, घूमना, होटल सब, तो ये इंटरमीडिएरी कैसे हो गए, तुमको दिल्ली तो पहुंचाएगा इंडिगो, तो इंडिगो तो हो गया रिमोट पार्ट,
आप हो गए ट्रैवलर कंज्यूमर, लेकिन टिकट तुम खरीद किसके थ्रू रहे हो? मेक माई ट्रिप के थ्रू, उसका ई कॉमर्स का वेब पोर्टल है। तो मेक माई ट्रिप कौन हो गया? इंटरमीडियरी। मेक माई ट्रिप कौन हो गया? इंटरमीडियरी। तो बीच का एक बंदा है जो कि ई कॉमर्स में सामान को क्या कर रहा है, हमें दिलवा रहा है। एडवर्टाइजिंग बेस्ट मॉडल, क्या लिखा भाई? Advertising best model advertises in a what? High traffic site to attract the what? Specialized customer. अब हाई ट्रैफिक साइट मतलब कुछ ऐसे साइट जिसपे आप बार बार जाते हो, आप एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो हो सकता है कि कोई ऐसा साइट है जहां आप बार बार जा रहे हो, तो वो उन जगहों पे आपका क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं। हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट पे नॉर्मली एडवर्टीजमेंट नहीं है। अब सीयू के साइट पे तो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है ना। सीयू के साइट पे गया तो सीयू के साइट पे तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसका अपना कंटेंट है, इसमें कहीं एडवर्टीजमेंट नहीं है। लेकिन कोई एक दूसरा साइट जो सीयू रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देता हो, वो लोग अपने आप को क्या करते हैं, कोई भी जैसे कि एक एक्स्ट्रा मार्क्स, क्या नाम है, एक्स्ट्रा मार्क्स का एक वेबसाइट है। अब एक्स्ट्रा मार्क्स का जो वेबसाइट है extramarks.com, जब आप उस पे जाते हो तो चल ये इनका पार्ट है जो अपने साइट पे है, बट यहाँ भी डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा कोई ऐड। नहीं तो बहुत ऐसे साइट पे जाओगे जो एक 1 2 3 रिजल्ट किसमें देखते थे आप कभी, ये चलो उनका खुद का है तो वो किसी दूसरे ब्रांड से रिलेटेड नहीं लिए, बट बहुत ऐसे वेबसाइट है जहां ऐड भरा पड़ा रहता है। अब ऐड भरा पड़ा रहता है तो एक तरह से उस साइट पे जो आप बहुत ज्यादा जाते हो, वहां से वो अपना मार्केट को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं या सामान बेच रहे हैं। नाम कुछ है ऑब्जर्वर, ऑफिंगटन, पता नहीं कहां से है, किसी बुक से कॉपी पेस्ट है भाई। कम्युनिटी बेस्ड मॉडल, ये क्या होता है? अब जैसे हम लोग के बाली में एक ग्रुप है, बाली सातकाहन ग्रुप। कौन सा? बाली सातकाहन, फेसबुक में। अब तुम लोग भी अपना फेसबुक या किसी सोशल मीडिया में सीयू वाला एक ग्रुप बना लिया, लाइक एंटरटेनमेंट की पाठशाला। तो जब तुम एक ग्रुप बनाता है तो सब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, और उसी बीच में कोई अपना एडवर्टीजमेंट करके भी अपना क्या करता है, मार्केटिंग करता है। उसी बीच में कोई एडवर्टीजमेंट करके भी अपना मार्केटिंग क्या है, कर रहा है। तो हर एक एरिया का, जैसे कि मैं यहाँ हूं तो कुछ बंदे वहां पे एक अलग ही ग्रुप में है जिसको बोल सकता है सोशल मीडिया में। अब वो जो ग्रुप है, अब बाली के जितने भी बंदे हैं, बाली, बेलूर, तो नाम ही क्या है बंगला में। अब ये हिंदी क्या होता है, बाली की 7 कहानियां, 7 कहान, वो बंगला का वर्ड है। हम लोग कहते हैं ना कि कहानियां, किससे, बंदे ने नाम दिया। अराउंड मेंबर भी है अच्छे खासे 30,000। अब इसमें क्या है, लोग अजीब अजीब हरकत करते हैं। अब इसमें उसका मार्केटिंग साइड भी है, मतलब सामान बेचना है तो एक अलग ही नजरिया है। अब जो भी लोकल बंदा किसी को कुछ चाहिए कि भाई मुझे एक घर चाहिए 14 से 15 लाख में, वो ग्रुप में क्या किया, पोस्ट कर दिया।
अब बंदे जवाब देना चालू कर दिए, मेरे यहाँ मेरे यहाँ। तो एक कम्युनिटी अपना बना लिए, इसको क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बेस्ड मॉडल। अब एक ऐसी जगह नहीं है यार जो कि मेरे इंफॉर्मेशन का नहीं है, वो रिलेटेड एरिया के हैं, और कुछ अजीब अजीब चीज वो लोग पूछते हैं, और कभी कभी तो मजाक भी करते ही हैं, मजाक वाला हरकत भी है। चल, अब कोई बोलता है कि मुझे नौकरी चाहिए या कुछ चाहिए, अब कुछ बोल रहा है कि कुछ मजाक भी बोलूं तो जातीय सब्जी नाम की, मतलब नेशनल वेजिटेबल्स कौन सा, नेशनल नेशनल फ्रूट तो पढ़ा तू, ये नेशनल वेजिटेबल कौन सा होता भाई। अगले क्यूरियोसिटी में बात आते हैं, कोई बोलता आलू, अब सही है या गलत मालूम नहीं। तो कहानी बहुत सारा अजीब अजीब हरकतें उनकी तो चल ही रही है, उसमें कुछ सोशल मीडिया भी है। कोई बोलता है कि प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने के लिए BHK फ्लैट लगेगा। देख, फायदा है इस कम्युनिटी बेस का, कोई अपना कभी मजाकिया वे में वो लोग बात भी करते हैं। देख इसमें क्या लिखा है एक बंदे ने, ये बहुत कॉमेडी करता है। স্কুলের বেঞ্চে একজনের নামের সাথে প্লাস চিহ্ন দিয়ে আরেকজনের নাম লেখা মানুষগুলো কি এখন স্বামী স্ত্রী? मतलब बता तो। बोला स्कूल के बेंच में हम लोग प्लस साइन लेके एक तरफ बंदे का नाम लिख लिए मिस्टर ए, दूसरा लिखे मिस बी। तो वो ये पूछ रहा है कि जिन लोगों ने ये नाम लिखा था वो लोग में आजकल कितने लोग हस्बैंड वाइफ बने हैं। अगले ने ये पूछा कि बताओ कि कितने लोग हैं जिन लोगों ने नाम लिखा था प्लस करके, इधर मिस्टर और उधर मिस, उसमें से कितने बने। तो कुछ लोग बोलते हैं सुजय देव, हाँ हम तो है। तो बहुत ऐसे कमेंट उनके आते हैं जिनको देख के कभी कभी लगता है कि जब आजकल फिजिकली हम लोग नहीं तो वो कभी कभी यहीं पे मजाक भी कर लेते हैं बहुत ज्यादा। अब जो भी हो, है तो बंदा बहुत कॉमेडियन। समवन, क्या अपने बर्थडे पे रोए हो? मी ऑफ कोर्स। बोला जब जन्म लिए थे तब तो रोए ही थे भाई। जिस दिन पहली बार बर्थ हुआ था उस दिन तो बंदा रोया ही था, बाद का बर्थडे में तुम जितना हंस लो। तो कहानी कुछ अजीब उनकी हरकतों में है। चल, कम्युनिटी बेस्ड मॉडल, कम्युनिटी ही बना लिए हो, और रहा आप अपने सामान को, लोग हैं जान पहचान के हैं, अब पता नहीं याहू ग्रुप्स किस आधार पे लिखा, बट फीलिंग क्लियर कर लेना कि एक कम्युनिटी बनाओ और उसके द्वारा सामान को क्या करो, बेचो। एक क्या है, फीस बेस्ड मॉडल। अब मान ले कि इकोनॉमिक्स टाइम्स का तुझे ऑनलाइन वर्जन पढ़ना है, डिजिटल कंटेंट वाला, एक तरह से ये डिजिटल कंटेंट हो गए। तुझे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, मूवी चाहिए, जर्नल चाहिए, अमेजन प्राइम क्या कर रहे हो, पीसी तो दे रहे हो ना, सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो, 1 साल का, 1 महीने का, देखते हो। तो यही है फीस बेस्ड मॉडल, ये तरीका है, लेकिन ये बेसिकली कहाँ जा रहा है, जहां डिजिटल कंटेंट है वहां चल रहा वो। अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन, पोर्टल, पोर्टल यानी वेबसाइट, उसके द्वारा। अब वेबसाइट से भी तो कंपनियां अपने सामान को क्या करती हैं, बेचती ही है भाई। ई टेलर, ऑनलाइन रिटेल, सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए, बट कुछ लोगों का पूरा वेबसाइट में ही एक हिस्सा क्या है, बेचने का भी और बाकी इंफॉर्मेशन भी है।
और एक है जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, बेच ही रहे हैं, और कुछ नहीं है उसके साइट पे। अमेजन अमेजन के साइट पे तो सिर्फ बेचने की कहानी है। लेकिन तुम यदि मान लो कि वो हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले साइट पे जाओगे और कोई और साइट पे, तो वहां कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन है और बेचना भी है। तो वो हो गया पोर्टल। और एक हो गया सिर्फ बेचने के लिए लिया, उसको क्या बोला, ई टेलर। अभी बात कर रहे थे कंटेंट प्रोवाइडर, यानी अभी आप क्लासिफिकेशन को देख रहे थे एक दूसरे अंदाज में। पहले आप देख रहे थे किस अंदाज में, अलग अलग एक पार्ट की डायरेक्ट सेलर इंटरमीडियरी, वो तो चल ही रहा था। अनदर वे में फिर आए कंटेंट, एंड लास्ट में क्या है, ट्रांजेक्शन ब्रोकर। सामने वाला अपना ब्रोकरेज ले लेता है। अब अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, ये सब कौन, ब्रोकर ही तो है। क्योंकि अमेजन में सेलर भी अपना आके सारा छोड़ किया है और बायर ले रहे हैं। और जब सेलर बेचता है तो उससे पर पीस का कुछ अमाउंट क्या कर रहा है, ले लेता है वो। अभी तो वो चल रहा है। स्विगी जोमेटो वाला या तो तुमसे लेता है या रेस्टोरेंट वाले से लेता है। स्विगी जोमेटो वाला मोस्टली किससे लेता है, तुमसे या रेस्टोरेंट वाले से? ज्यादातर तो मैं जहां तक समझता हूँ वो आपसे लेता है, प्लस करके। क्या आपको उसी दाम पे देता है जो वहां दिखा रहा है, या एक्स्ट्रा लेता है डिलीवरी चार्ज? एक्स्ट्रा लेता है डिलीवरी चार्ज। तो एक तरह से किससे लिया वो, आपसे लिया। रेस्टोरेंट वाला कभी कभी बोलता हम देंगे ही नहीं, या उनसे थोड़ा सा नॉमिनल लेता हूँ, और सुविधा आपको दिया, तुम घर बैठे ही ना खाना खाओगे। बोलिए, एक्स्ट्रा लेता है सोनू जी। कितनी बार मंगाए हो? हम तो आज तक मंगा नहीं पाए। जब जाते हैं इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर रेलवे स्टेशन चले जाते हैं। समझ में ही नहीं आता है। डोमिनो का पिज्जा मंगा के तो हम थक गया भाई। जाता हूँ तो एक तो वो दिखता नहीं है, और इतना रहा नहीं दिखता कि फिर छोड़ देता हूँ। चला। अब बी टू बी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, बी टू बी में कुछ कहानियां उन्होंने कहा कि बिजनेस टू बिजनेस में आखिर कहाँ कहाँ से क्या क्या लिखा हुआ भाई, पूरा ठीक करना होगा। चल, बी टू बी की फीलिंग तुझे मालूम थी। बी टू बी मार्केट के बारे में कुछ बातें बोल रहा था। बी टू बी ज्यादा सक्सेस होने का एक कारण भी है। बी टू सी तो चल अपनी जगह रहा ही, बी टू बी के सक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण है, बायर को रेगुलर चाहिए। बायर को क्या चाहिए, बिजनेस बिजनेस को बेच रहा है, और बिजनेस का काम क्या, किसी दूसरे को बेचना। बायर को रेगुलर चाहिए और बल्क में चाहिए, उसे प्रोडक्ट मालूम भी है। बी टू सी में बहुत बड़ा सरदर्द है। वो जो कस्टमर है ना, पहले तो 100 घाटता है, एक लेगा, एक लेगा, और ऊपर से वापस भी कर देगा। ऊपर से क्या करेगा, वापस भी करेगा। बट बी टू बी में मालूम है कि मुझे ये बेचना है, तो सीधे बोलता भाई ये 50 पीस दे दे, ये 50 पीस दे दे। और उसे प्रोडक्ट के बारे में पूरी चीज मालूम है। हाँ, उधर वाला बंदा उसे चीट ना करे, बट वो चीट नहीं करता, जानता है भाई ये एक दिन मेरे से खरीदने वाला, ये तो मेरे से रेगुलर खरीदेगा, यदि मैं क्या करूंगा। कस्टमर का क्या है जिंदगी में यार, 15 साल में एक तो टीवी खरीदेगा, तो रोज तो खरीदने वाला नहीं है भाई। बट बी टू बी वाला भाई है, हर एक महीना कम से कम 20-50 टीवी मेरे से क्या है, खरीदेगा। यही कारण है कि बी टू बी मोरलेस धीरे धीरे थोड़ा ज्यादा पॉपुलर भी हुआ। अब ये जो ज्ञान है, इंडिपेंडेंट, बायर ओरिएंटेड, सप्लायर ओरिएंटेड, मुझे नहीं लगता ज्यादा दिमाग लगाओ।
बस B2B, अब फीलिंग सही रखो। B2G, तुम्हें भी मालूम है कि गवर्नमेंट एक सबसे बड़ा कस्टमर है प्रोडक्ट का। गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा कस्टमर है, क्योंकि उसे सरकार चलाने के दरमियान अपने सिस्टम को संभालने के लिए बहुत कुछ चाहिए, जिसको हम लोग टेंडर भरना कहते हैं। यानी रेलवे में तू यदि खाली वो जो रेलवे के जो सामान है, कोई एक सामान का भी तेरे को ऑर्डर मिल गया ना, तो वो करोड़ों में है भाई। किसी एक सामान का भी तुझे ऑर्डर मिला तो, यदि मान ले तुझे बेडशीट का ही ऑर्डर मिल गया, तो रेलवे को अपने एसी कंपार्टमेंट में सभी में देने हैं। वो करोड़ों की कहानी है। तुम लोग कभी 8 नंबर 9 नंबर प्लेटफॉर्म से गुजरेगा, रात को 8 9 बजे के बाद से नहीं भी तो 4 लॉरी पानी खाली होता है, ड्रिंकिंग वाटर। और बड़े बड़े लॉरी वाले हैं, और हम सब लोगों की आदत हो गई उनका वो रेल नीर, और वो 8 और 9 नंबर में उसे खाली करते हैं। और तुम्हें मालूम है कि वो डेली का कंजम्पशन है। और रेलवे के उस प्रेमाइसिस पे पूरा का पूरा मोनोपोली किसका है? सामान बेचने का बोलो, कंपनी का नाम। वो जितने भी दुकान देख रहे हो ना रेलवे के प्रेमाइसिस पे, मतलब सरकार भी धंधा करती है, देखिए। और एक कंपनी है, जिस कंपनी को भी सामान बेचना है उसके थ्रू ही बेचना होगा। मतलब वो कंपनी डायरेक्टली नहीं बेच सकती है। कोई बताओ उस कंपनी का नाम? IRCTC। कौन? IRCTC, जिसके थ्रू हम लोग टिकट भी बुक करते हैं। और आपने देखा था 1 2 साल पहले उसने IPO भी लाया था। और रेलवे के जितने भी खाने की कहानी है वो सब किसके थ्रू? IRCTC के थ्रू। मतलब जो भी प्रोडक्ट है वो कंपनी पहले किसको बेचती है? IRCTC। IRCTC बोल दिया भाई, रेलवे के प्रेमाइसिस पे सामान बेचोगे तो मेरे से ही खरीद करके क्या करना होगा? तुम किसी दूसरे से खरीद करके लाके बेच नहीं सकते हो। और वो एक बहुत बड़ा तुम्हारा कस्टमर का मास्टर बेस है। तो सभी कंपनियों को लगता है भाई चल इसको पकड़ना तो पड़ेगा, बिकॉज वहां बीच में होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर सब कौन हो गया? सब उड़ गए। अब वो IRCTC जिसके तहत आजकल बहुत सुविधा हो गई है, घर से खाना नहीं ले जाना है। IRCTC के साइट पे जाओ, खाना बुक कर दो, आसनसोल में तुमको खाना मिल जाएगा। मतलब अपने मनपसंद ब्रांड का, मनपसंद ब्रांड का। बोल दो डोमिनोज का पिज्जा, IRCTC वाला का यदि वहां लोकल का पार्ट है, वो तुमको चढ़े हो हावड़ा पे, अचानक रास्ते में मूड हो गया, तो देख कस्टमर है, मूड कभी भी बन जाए। तो IRCTC भी बोला हमारे यहाँ के ऑर्डर दे दो। और उसका हर एक बड़े बड़े स्टेशन पे सेटअप क्या है ही है। तो जब हर एक बड़े बड़े स्टेशन पे सेटअप है, आसपास के वेंडर से भी वो स्विगी जोमेटो की तरह कहानी क्या है, सेटअप हो ही गया है। तो बोला भाई बंदे को पिज्जा खाने का मन कर रहा है, बोला ट्रेन तो अभी बर्दवान ही है, बोला अभी 1 1.5 घंटा में पहुंचेगा, तब तक वो आपके कंपार्टमेंट पे लेके क्या रहा, खड़ा रहा। आपका सीट नंबर और वो सब तो है ही है। यानी मन की इच्छाओं को मारना नहीं आज की तारीख में। जब जो मन करे इंसान कर रहा है, और वो लोग उसी का सर्विस दे रहे हैं। इससे यही तो E-कॉमर्स का पावर है भाई। तो B2G, गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा कस्टमर है, और इसीलिए गवर्नमेंट ऐसे तो डायरेक्टली बोलेगा तो गवर्नमेंट उसके साइड पे नहीं जा रही है। गवर्नमेंट के साइड पे जाके वो सारे बिजनेस वाले क्या बोलते हैं, सर मेरा सामान ले लीजिए, मैं आपको इस दाम पे दूंगा, टेंडरिंग प्रोसेस जो भी बोल ले।
एंड फाइनली छोटे छोटे हिस्से में आ C2C। हमारे इंडिया का सबसे बढ़िया C2C OLX है। OLX, आप कंज्यूमर हो और आप ही बेच रहे हो, आप बायर नहीं हो, आप अपनी पुरानी चीजों को बेच रहे हो। अब जैसे कि तुम्हारे लिए देख, एक वो जितना जॉब साइट है वो भी बोला C2C है, बोला जॉब साइट C2C कैसे हुआ भाई? जिनको एम्प्लॉय लग, अब ये एक तरह से इंटरमीडियरीज हो गए, क्योंकि मुझे एम्प्लॉय चाहिए तो मैं जॉब साइट पे जाके पोस्ट करता हूं कि आई नीड व्हाट एम्प्लॉय, और जो प्रोस्पेक्ट एप्लीकेंट्स है वो भी जाके अपना CV डाल के रखा है, और उसके थ्रू वहां से जॉब साइट से सिलेक्शन लेना। एक साइट का नाम मैं भूल रहा हूं, प्रोफेशनल साइट है यार, उसमें अपना प्रोफाइल जरूर बनाना। हाँ, बताओ तो, एक प्रोफेशनल वेबसाइट का जो पार्ट है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस पे आप अपना प्रोफाइल जरूर डालोगे जब आप एक कामयाब और रहे तो। बोलो तो कौन सा? लिंक्डइन। कौन सा? वो साइट है कौन सा? लिंक्डइन। ये एक बहुत प्रोफेशनल साइट है, जहां की एज ए आप जॉब सीकर और कहीं हो या ना हो, इस साइट पे जरूर रहना। तो लिंक्डइन का प्रोफाइल ही कुछ ऐसा है कि वहां ज्यादातर सारे प्रोफेशनल ही है, ज्यादातर 750 मिलियन सब्सक्राइबर, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, बहुत कुछ तुम्हारे इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे, कुछ इंटरेक्शन भी। इट्स ए गुड साइट। हम लोग कहते हैं एनीवन हु इज लिंक्डइन फॉर नेविगेट द प्रोफेशनल लाइफ, ये पूरा का पूरा इन इट चेज माय ड्रीम, join your colleagues, classmates and friends on LinkedIn। इट्स ए गुड साइट, बहुत स्टैंडर्ड साइट है लिंक्डइन का ये साइट, जहां अपना प्रोफाइल जरूर बना लेना और अपडेट करते रहना। बिकॉज जितनी बड़ी कंपनियां हैं, और किसी लोकल साइट पे जाए ना जाए, इस पे वो जरूर जाती है। तो कैरियर के पॉइंट से चला आगे C2C का, ई कॉमर्स, कस्टमर टू कस्टमर, तो तू भी जानता है। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ लुकिंग फॉर जॉब दिया, बट और भी जैसे मैंने कहा OLX है, ये सब है, जहां कस्टमर बेच रहा है और उसे एक अच्छा खासा दाम मिल जा रहा है। अब ये फालतू का लिमिटेशन ये सब हटा, आगे चला C2B। बता तो, C2B में कौन तू आ सकता है, तू बेचने वाला? जैसे कि पता नहीं, स्विगी और जोमेटो वालों ने चालू किया था कि हाउसवाइफ को इनरोल कराया था। बोला घर में है, बोला हाँ घर में रहते हैं, बोला 4 लोगों का खाना बना दीजिएगा अपने फैमिली के खाने के साथ। आप तो अपनी फैमिली का खाना बना ही रही हैं, बट मेरे पास 4 ऐसे लोग हैं जिनको होममेड खाना चाहिए, वो रेस्टोरेंट का खाना नहीं चाहते हैं, और आपको आपके ऐप पे मिल जाएगा, मतलब ऑर्डर। उनकी यदि कोई दिली तमन्ना है कि आज ये खाने का इरादा है तो, या फिर आप जो बना रही है वही, बट यदि आप उनके मनपसंद का बना दीजिएगा तो और बढ़िया। और आपको करना कुछ नहीं है, खाना बना करके पैक करके रख दीजिए, बाकी तो हम लोग उठा के लेके जाएंगे ही। और उन 4 लोगों के लिए आपको
डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी, नेचर, प्रोफाइल। बोला कि उन 4 लोगों के लिए आपको मान लो, यदि वो एक बहुत बढ़िया प्रोफेशनल है और खाने का बजट की कहानी 2 टाइम का या टिफिन दे रहे हो, तो 10,000 रुपया करके 4 लोगों का आपको 40,000 रुपया दे देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मील, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। मान ले रहा 3, तो हाउसवाइफ चार्ज कर देती है, बोलती है ठीक है, हम अपने फैमिली का बना ही रहे हैं, हम 2 लोग हैं और कहीं बाहर जॉब नहीं, वही उसी में और 2 3 4 लोग। ऐसा नहीं कि वो बहुत बल्क में बनाते हैं, बस 2 3 लोगों का। और वो प्रीमियम कस्टमर है जो लोग हैं, वो जो कस्टमर है वो प्रीमियम कस्टमर है। बस उनको चाहिए एक सही होम कुक खाना, जो कि एक रेस्टोरेंट की तरह तुम्हारा जो हेल्थ से थोड़ा खिलवाड़ है वो ना रहे। तो यहाँ हाउसवाइफ को तू बिजनेस तो नहीं बोलेगा, वो ऑलरेडी कंज्यूमर ही है। ऑलरेडी क्या है, बेच रही है किसको, स्विगी को। स्विगी के थ्रू वो किसी दूसरे को बेच रही है। अब वो जो कस्टमर है वो हाउसवाइफ से कांटेक्ट नहीं किया, हाउसवाइफ को इस चक्कर में पड़ना ही नहीं था ना, उसे अपने प्रोफाइल को देना ही नहीं था कहीं। जो है कंपनी से बात आई, कंपनी का बंदा जो आता है, लड़का वो आता है, वो पैकेजिंग के प्रोडक्ट है वो लेके क्या होगा, चला जाएगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फोर्स बिहाइंड द ई कॉमर्स। क्या कारण है कि ई कॉमर्स धीरे धीरे इतना सक्सेसफुल हो रहा है? तो एक, मार्केट एंड इकोनॉमिक प्रेशर। मार्केट की कहानी भाई, लोअर कॉस्ट चाहिए, सस्ता पे चाहिए, एडवर्टाइजिंग, वाइडर रीच, सब कुछ। दूसरा, ठीक है, सोसाइटी एंड एनवायरमेंटल प्रेशर। सरकार भी अपनी सब्सिडी कम करना चाहती है, और फिजिकल के कारण में कुछ पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यूज भी है, उसे मिनिमाइज करने का पार्ट। लेकिन सरकार को इसके लिए लॉ भी लाना पड़ता है। अभी तो वो ऑलरेडी, जैसे लास्ट ही कहा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ई कॉमर्स को वो लोगों ने पकड़ा था 2019 वाले में, क्योंकि पुराने वाले में ई कॉमर्स का कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कोई रोल नहीं था। लेकिन उस लॉ के द्वारा भी इस एक्टिविटी को बहुत हद तक लिया। पॉलिटिकल चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटी जैसे बहुत सारी है। टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, जो टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, कहीं तो यूज होगा भाई। खाली गाना सुनने के लिए और गेम खेलने के लिए तो नहीं होगा भाई। और गेम भी खिलवा तो रही है बेचारे ऑनलाइन, फ्री फायर, पबजी, वो गेमिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी। आखिर वो गेमिंग इंडस्ट्री बता कौन से कैटेगरी में आ गया, फीस बेस्ड। आखिर वो फीस बेस्ड ही है ना। एक एक तो बंदूक का 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया तुम लोग क्या करता है, वेपन्स का देता है भाई। और जो भी बंदा उसे ऑर्गेनाइज करा रहा है, वो गेमिंग को डाला किसमें, ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स ही खेलो। हम लोग एक तो कैरम टूर्नामेंट करा रहे हैं तो कोई खेलना नहीं चाहता है। कैरम टूर्नामेंट तुम लोग खेलेगा, आ गया कैरम टूर्नामेंट का सिंबल 11, ये रहा। फर्स्ट प्राइज कैलकुलेटर, फर्स्ट प्राइज कैलकुलेटर है। सेकेंड प्राइज गुडी बैग। अब गुडी बैग में स्टेशनरी जो भी हो, ऑफिशियल। कबड्डी खेलेगा जो सामने है पहले वो खेल, अलग कबड्डी खेलेगा। है तो सिंगल पीस। चलो, अभी खेल लेना एग्जाम एग्जाम देने के पहले या बाद में, जो भी है। नेक्स्ट आजा। तो 3 क्या क्या फोर्स थे जो उसे बहुत ज्यादा बढ़ाया?
मार्केट एंड इकोनॉमिक प्रेशर, सोशल एंड इन्वायरमेंटल प्रेशर एंड टेक्नोलॉजिकल। ऑनलाइन सिक्योरिटी विक्योरिटी का ध्यान रखा गया, क्या खास ध्यान रखा गया? लोग यहाँ दूसरे के अकाउंट से पैसा उड़ा लेते हैं। अब वो जो पैसा उड़ा रहे हैं, लोगों का भी दोष है। क्यों फालतू का अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व होना? बाप, 8 लाख रुपया वो कंप्लेन करने के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, गॉड नोज। वो कंप्लेन के ऊपर है, वो साइबर पे। बट अब वो आरबीआई, कहानी वही है ना कि इतनी सारी चीजें हैं टेक्नोलॉजी का, वो लोग इतना सारा गलत यूज देख लिए हैं, तो कभी कभी डर लगता है। इसीलिए कुछ बुजुर्ग पुराने लोग हैं, बोले ऑनलाइन वो अकाउंट बैंक में खुलवाते हैं, चेकबुक ले लिए, बोले सर वो ई बैंकिंग आईडी पासवर्ड, बोला ना हमको नहीं चाहिए, हम जो करेंगे फिजिकली काम करेंगे। बोले फोन पे, बोले दरकार नहीं हमको फोन पे और कुछ यूज करना है, पैसा लेना है तो लो, नहीं तो, क्योंकि यही सब कुछ गलत पार्ट है। लास्ट टॉपिक क्या है दादा? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस में एक वर्ड है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सरकार आजकल तो हाथ धो के पड़ी गई है पीछे उस ब्लॉकचेन में, सेल्फ गवर्नेंस में। मोदी जी को कल देखा ही, मोदी जी थोड़े ज्यादा ही आत्मविश्वास में लग रहे थे कि थर्ड टर्म भी उन्हीं को मिलेगा, और अपने थर्ड टर्म में इंडिया को थर्ड इकोनॉमी बना के रहेंगे। तो कल इंडिया में तुमने देखा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है प्रगति मैदान में, और वो नाम ही क्या रखा गया, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। अब इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की यदि बात करोगे तो कभी इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर लगता है प्रगति मैदान। आप कहीं मंदिर मस्जिद या गोवा बीच या पहाड़ों पे घूमने जाते हो, कभी ट्रेड फेयर पे घूमने चला जाना, प्रगति मैदान का, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट तुम्हारा। तो इरादा है कि प्रगति मैदान के आसपास जिस तरह से उन लोगों ने डेवलप किया है, अब मेरा भी दिल करता है कि नेक्स्ट टाइम तो एक बार घूम ही आए कि भाई क्या है। तो कल उद्घाटन हो रहा था इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का, तो रिफर्बिश, ऐसा नहीं कि आज बना, पहले से ही था। तो दिस इज आवर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो बना है। तो उस सिलसिले में ओपनिंग हुआ, हॉल, बैठने की कैपेसिटी जो भी हो, कभी इन जगहों पर भी चले जाओ, या फिर नीता अंबानी जी का मुंबई वाला सेंटर भी कल्चरल देखा था, तो चीजों को वहां जाके देखा जा सकता है कि आखिर प्रगति मैदान में वो लोग, तो जब ट्रेड फेयर लगे, मुझे लगता है कि दिल्ली घूमने का भी कभी प्लान बना लिया करना, और घूम जाना कब, अराउंड ट्रेड फेयर के आसपास, या राष्ट्रपति भवन जब पब्लिक के लिए खोला जाता है, मुगल गार्डन। बाकी तो आप घूम ही सकते हो, तो घूमने की एक अच्छी खासी जगह है। और कल के भाषण में भी वही देख रहा था, कल उद्घाटन जब कर रहे थे, तो एक तो वो प्रगति मैदान का कन्वेंशन सेंटर वाला कहानी था, भाषण भी कल जोरदार दे रहे थे। देख ले सीटिंग अरेंजमेंट।
यानी सेंटर पे डायस होगा और चारों तरफ से ऊपर उठा हुआ, जो हाल दिख रहा करीब करीब साइड भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविता। रचनात्मक सृजनात्मक आयोजन व्यापक रूप से संभव हो सकेंगे जो इन क्षेत्र में, इससे प्रत्येक क्षेत्र में रचनात्मक। आखिरी हिस्से में खत्म कर। तो एक है G2G, मतलब गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को क्या दे रहा है, सर्विस। G2C गवर्नमेंट सिटीजन को दे रहा है। फिर G2B गवर्नमेंट बिजनेस को दे रहा है। जीएसटी किसके दायरे में आएगा, जीएसटी का पोर्टल? जीएसटी G2C होगा या G2B होगा? G2B बिजनेस हाउस है ना। जीएसटी का रिटर्न विटर्न किसको देना है, बिजनेस को देना है। इनकम टैक्स वाले में G2C भी हो सकता है क्योंकि हम सिटीजन लोग भी हैं। तो इनकम टैक्स का पोर्टल जो तुम्हारा हुआ G2B भी है और G2C भी है। लेकिन यदि जीएसटी वाला हिसाब बोलोगे तो वो कौन सा हो गया, G2B हो गया। तो G2C, G2B, G2E, एम्प्लॉय अपना पीएफ वीएफ का सारा कुछ कहानी कहाँ पे, वहीं पे। तो यही था पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू व्हाट, ई कॉमर्स। आज के জন্য এই থাকলো। কারোর কিছু কথা আছে? বলো কি কথা আছে প্রিয়া জি, বলুন কি খবর? खाली चैट में लिख दिए सर जी बोलो। चलिए टाटा बाय बाय। क्या बोलना था सर, प्रोसेस का सीक्वेंस भेज दीजिए। ये कौन भेजता है, कौन सा चीज भाई? सर ये कौन, जंप टू फर्स्ट अनरीड मैसेज, कौन पागल है भाई? ये पता नहीं कौन भेजता है, मुझे नहीं मालूम। चलिए टाटा बाय बाय।